हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम आ गए अपने क्षितिज बुक का सेकंड चैप्टर आपके लिए लेकर। हमने अभी फर्स्ट चैप्टर आपको समझाया, अब हम आप लेकर आए हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है ल्हासा की ओर। ल्हासा क्या है? एक जगह का नाम है। तो वहां जाने के लिए लेखक निकले हैं। लिखा किसने है? राहुल सातकायन ने। सबसे पहले हम ये जानेंगे ये कौन सी विधा में लिखा गया। हमने जैसे आपको जब हम गद्य खंड शुरू कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि हर गद्य की अपनी एक विधा होती है, लिखने का तरीका होता है। तो ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है, यानी कि जो हमने यात्रा करी है उसका वर्णन है। तो ये हमारा यात्रा वृत्तांत है। इसके राइटर हैं राहुल सातकायन। तो देखते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करते हुए ल्हासा की ओर पहुंच भी पाते हैं या नहीं, या जो कुछ भी है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। कहाँ जा रहे हैं? वो तिब्बत की तरफ जा रहे हैं, जो उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। चूंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, उस समय उनका तिब्बत जाना मना था। कहाँ? भारतीयों का। तो वो कहाँ से गए थे? नेपाल होते हुए तिब्बत गए थे। इसलिए उन्होंने यह यात्रा जो है वो भिकमंगों के छद्म वेश में की थी, यानी कि वो एक भिकमंगा बनके, भिखारी के भेष में उन्होंने ये यात्रा शुरू करी थी। क्योंकि मना था कि भारतीय जो है वो तिब्बत नहीं जा सकते, इसलिए वो एक भारतीय थे तो ऐसे कैसे जाते। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक भिखारी का रूप धारण किया, जिससे उन्होंने यात्रा अपनी शुरू करी और पूरी यात्रा करी। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फरी कलीडुंगपोंट के रास्ता नहीं था, ठीक है, ये रास्ता जब नहीं बना हुआ था, तो नेपाल से तिब्बत जाने का ही एक रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोग नेपाल के लोग के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। मतलब नेपाल के लोग तो उस रास्ते तिब्बत जाते थे, लेकिन जिन भारतीयों, जैसे भारतीयों को तिब्बत जाना मना था, तो वो भी उसी रास्ते से जाते थे, मगर चोरी छुप करके जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता भी था। यहाँ से व्यापार भी होता था इस रास्ते से, और सैनिक टुकड़ियां या सैनिकों का आना जाना भी सिर्फ यही रास्ता, क्योंकि वो एकमात्र रास्ता यही था उस जगह तक जाने का, तिब्बत का। इसलिए इसे लेखक ने मुख्य रास्ता बताया है। अब जाहिर सी बात है, सबके जाने का रास्ता है, तब तो वो मुख्य रास्ता ही कहलाया जाएगा। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं उठता, और वहां औरतों पर्दा नहीं डालती। मतलब वहां पर जाति पाति छूत छात ये सब चीजें कुछ माने नहीं जाती, और औरतें भी पर्दा नहीं करती। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में पर्दा की रिवाज है, मगर जो है वहां पर ऐसा नहीं होता था। चोरी की आशंका के कारण भिकमंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता था। नहीं तो अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं और ज़रूरत अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। घर की बहू अथवा सास उसे आपके लिए पका देगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो एक भिकमंगे थे, तो अब घर में चोरी ना हो जाए इस डर से उन्हें कोई घर में नहीं लेता था। लेकिन अब वो भिकमंगे हैं इसलिए नहीं जाने थे, लेकिन वहां पर क्या ट्रेडिशन था? आप अपरिचित हैं, मतलब आपको कोई जानता पहचानता नहीं है, लेकिन तब भी आपको घर के अंदर आने देते थे, और वहां पर अपनी मर्जी से अगर आप बोलेंगे तो आपके लिए चाय भी बना देते थे। घर की बहुएं हो, सास हो, जो भी औरतें होती थी, वो आपके लिए चाय पका देंगी, चाय बना देंगी। अगर आपने बोला कि हमें एक कप चाय चाहिए, तो वो चाय भी, क्योंकि ठंड का बहुत मौसम रहता था तो रहता है, तो वहां पर वो लोग कहते थे चाय बना दीजिए, तो वो चाय भी बना देती थी। परितक के चीनी किले से जब वह चले, तो एक व्यक्ति को 2 चीटे राहदारी देकर ठोंडलू के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। कहने का मतलब है, अब जब वो उन्होंने यात्रा करी तो वहां पर जो है ना चौकियां बनी रहती हैं। कहने का मतलब है सैनिकों को छोटी छोटी सी चौकियां बनी रहती हैं, क्योंकि उसके अंदर रहकर सैनिक जो है वो कर सकें, जब लड़ाई हो तब भी, और ऐसे भी निगरानी कर सकें। तो वो कहते हैं परिपक्व, यानी कि अच्छे से बने हुए चीनी किले होते थे। तो वहां से जब वो चले, तो एक व्यक्ति को 2 चिटे राहदारी देकर, यानी कि वहां का जो मनी होता है, राहदारी यानी कि कर, टैक्स देकर, रोड टैक्स देकर जो है वो ठोंडलू के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। अब वो कहां पहुंचे? ठोंडला पहुंचे। ठोंडला के पहले के आखिरी गांव में, जब वो उनका पहले का आखिरी गांव हुआ करता था, तो वो वहां पहुंचे।
यहाँ सुमति यानी मंगोल भिक्ष राहुल का दोस्त, वहां उनको एक सुमति नाम का व्यक्ति मिला जो कि मंगोल भिक्षु था, ठीक है, और वो किसका, राहुल जी का मित्र यानी हमारे लेखक का मित्र भी था। पहचान तथा भिखारी होने के कारण रहने को अच्छी जगह मिली। अब जब पहचान थी कि भाई वो उसका क्या कहते हैं सुमति का फ्रेंड है, तो उसको भिखारी होते हुए भी रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। 5 साल बाद वे लोग इसी रास्ते से लौटे थे, मतलब इससे पहले भी उन लोगों ने यहाँ पर आए थे, लेकिन अब वो 5 साल बाद आ रहे थे। तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और गरीब के झोपड़ी में ठहरना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी नहीं बल्कि भद्र आदमी के वेश में आए थे। तो क्या हुआ, जब लोग वो पहले आए थे तब उनको क्या मिला था, रहने की जगह, अच्छी जगह मिली थी। क्यों? क्योंकि तब वो एक अच्छे व्यक्ति के रूप में आए थे। अब क्या आए थे, वो भिखारी के रूप में आए थे, तो उन्हें जगह तो मिली थी लेकिन भिखारी के हिसाब से ऐसी टूटी फूटी झोपड़ी दे दी गई थी। तो मतलब व्यक्ति देख के जो है झोपड़ी दी गई थी। अगले दिन राहुल जी एवं सुमति जी को एक विकट डांडा ठोडू पार करना था, मतलब एक बहुत ही मुश्किल रास्ता पार करना था, डांडा ठूंढला तक का। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, मतलब वहां पर तूफान आना, लैंडस्लाइड होना, ये सब चीजें होती रहती थी, इसलिए वो एक खतरे की जगह थी। 16-17 हजार फीट ऊंची होने के कारण दोनों ओर गांव का नामो निशान न था, मतलब वो इतनी ऊंची जगह पर थी ठूंढला डांडे कि वहां पर बहुत ऊंची जगह पर होना, 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर वहां पर कोई भी गांव आसपास नहीं था। डाकुओं के छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी के कारण यहाँ अक्सर खून हो जाते थे, यानी कि यहाँ पर लूटपाट होने के लिए डाकुओं की छिपने की जगह भी थी और सरकार ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी क्योंकि बहुत ही वीरान एरिया पड़ता था, तो वहाँ पर अक्सर खून हो जाया करते थे। चूंकि वे लोग भिखारी के वेश में थे इसलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी, परंतु ऊंचाई का डर बना था। अब वो भिखारी थे तो उनसे क्या लूटा जाएगा, क्या उन्हें कोई मारेगा, तो उन्हें इस चीज का डर नहीं था, लेकिन ऊंचाई थी, इस चीज का डर उनके अंदर बना हुआ था। दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूरब की ओर बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पे कुछ बर्फ दिखी। तो जब उन्होंने यात्रा शुरू करी तो उन्होंने देखा दक्षिण पूर्व की तरफ जो है वो बिना बर्फ के, क्योंकि वहां ठंड इतनी पड़ती है कि वहां पे हरियाली होती ही नहीं है, ठीक है, जो बंजर जमीन हो जाती है, तो वहां बर्फ भी नहीं थी और इलाका भी एकदम बंजर था और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे, मतलब कहते हैं ना मॉस जम जाती है, मॉस हरियाली नहीं है, मॉस जम जाती है, तो वो वैसी हरियाली थे मगर नंगे थे, मतलब मॉस जमने के कारण हरे हरे दिख रहे थे लेकिन उनमें कोई भी पेड़ नहीं था। और उत्तर की ओर पहाड़ों में कुछ बर्फ दिखी और उत्तर की तरफ कुछ बर्फ दिख रही थी। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा और वे बाएं की ओर 1.5 मील आगे चले गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये रास्ता भटक गए थे क्योंकि वो आगे चले गए थे ना, तो 1.5 मील आगे चले गए, जहां उनको मुड़ना था उससे 1.5 मील आगे चले गए थे। बाद में पूछकर पता चला लडकोर का रास्ता दाहिनी की तरफ था, जिससे लेखक को देर हो गई, यानी कि इनको जाना था लडकोर और वो चले गए 1.5 मील आगे। अब जब उन्होंने पूछा तो उन्हें वापस आना पड़ा, वापस आने और जाने में उनका बहुत ज्यादा वक्त जो है वो वेस्ट हो गया तथा सुमति नाराज हो गए, परंतु जल्द ही गुस्सा ठंडा हो गया और वे लडकोर में एक अच्छी जगह पर ठहर गए। अब इतनी देर हो गई, पहाड़ी इलाका है, सुनसान इलाका है, अंधेरा हो जाएगा, तो भाई खतरे का तो है, तो इससे सुमति अच्छी तरह वाकिफ था इन खतरों से, जिससे वो बहुत ही नाराज हो जाता है, लेकिन ठंडा हो जाता है और आखिरकार वो लडकोर पहुंच जाते हैं। वे अब तिडरी के मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी जिसका नाम तिडरी समाधि गिरी था। तो अब वो एरिया कौन से जहां पहुंचे, वो तिडरी का मैदान था और वो एक टापू टाइप का, मतलब चारों तरफ पहाड़ थे और वो बीच में एक छोटा सा समतल एरिया था, तो उसको हम बोलते हैं तिडरी का मैदान, मतलब चारों तरफ पहाड़ होना और बीच में थोड़ा सा मैदान इलाका, इसलिए उसको टापू बोला गया। और वो क्या था, उसका एक्चुअली क्या नाम था जिसके सामने वो खड़े थे, वो तिडरी समाधि गिरी था।
आसपास के गांवों में सुमति के बहुत परिचित थे, वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया। मतलब आसपास बहुत सारे गांव थे, तो सुमति कहते मैं अपने जान पहचान वाले लोगों से मिल आता हूं, तो मगर जो है राहुल जी ने उन्हें मना कर दिया और लहासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। बोले कि जब हम लहासा पहुंच जाएंगे तो अब हम आपको पैसे देंगे। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। मतलब सुमति इस बात से एग्री कर गए कि हाँ ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ, आप मुझे पैसे दे देना। तो वो आगे बढ़ने लगते हैं। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ा। वे पीठ पे अपनी चीजें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। तो बहुत सुबह नहीं चले, तो जिससे थोड़ा सा जब और डिले चले तो उन्हें कड़ी धूप में चलना पड़ा। और पहाड़ों पर जो कड़ी धूप होती है तो वहां पे बहुत ठंडी हवा चल रही होती है। जैसे आप सीधे चल रहे हो, सूरज सामने, आपको अगर सामने धूप पड़ेगी तो यहाँ पे एकदम जलने लगेगा, और पीछे की तरफ से जब ठंडी हवा आ रही है तो आप पीछे की तरफ ठंडा करोगे, क्योंकि जो है ऊपर जो धूप लगती है वो बहुत तेज होती है, बहुत कड़क धूप होती है पहाड़ों पर जो धूप पड़ती है। इसलिए जो आगे की तरफ चले तो उनके लिए धूप में चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने पीठ में सामान भी लाद रखा था और हाथ में डंडा लिए वो पहाड़ों का रास्ता तय कर रहे थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने का कहा। उनके एक मित्र थे यजमान जी, उनसे वो मिलना चाहते थे, इसलिए उनसे आग्रह करके उन्होंने क्या बोला, बहाना करके वो शेखर विहार की ओर चलने के लिए बोला। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है। कहने का मतलब है तिब्बत की जो जमीन है, बहुत जैसे जमींदार लोग होते हैं ना, जागीरदार लोग, उन लोगों के पास है, और उनके पास ज्यादा जमीन होने के कारण वो लोग क्या है, मठ उनकी जमीन को अधीन कर लेता है। जो बौद्ध मठ होते हैं कि आपकी जमीन, वहां का मतलब परंपरा है कि आपके पास अगर इतनी प्रॉपर्टी तो उसका इतना परसेंट जो है वो मठों को जाएगा। तो वो उनकी बहुत सी सारी प्रॉपर्टी पे मठ ने जो है वो अधिकार कर रखा है कि जागीरदार है, आपके पास बहुत ज्यादा जमीन है, तो आपकी इतनी जमीन मठ के अधीन रहेगी, मठ बनेंगे, मठ खेती करेंगे, जो भी उसमें करना है, पशुपालन करेंगे, जो भी करेंगे वो करेंगे। अब वो जमीन आपकी नहीं है, वो मठ की हो जाती है। इस तरीके से वो अधिकार कर लेते हैं। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिलते हैं। बेगार का मतलब उन्हें पैसा नहीं देना पड़ता, मजदूरी करिए, काम करिए, मगर पैसा नहीं मिलेगा। लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नक्शे से मिले, यानी कि शेखर जो हैं वो जो वहाँ के जागीरदार थे, उनकी खेती के जो मुखिया थे वो भिक्षु नक्शी थे, मतलब बौद्ध थे, जो मठ के कार्य करता थे। वहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिपि 103 पोथियां रखी थी, यानी कि वहां पर बहुत सारी हस्तलिखी, हाथ से लिखी पोथियां रखी थी, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। इसी दौरान सुमति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने मना कर दिया। यानी कि फिर उनके जान पहचान के लोग, यानी कि यजमान लोग थे, उन्होंने पूछा कि मैं जाकर आता हूं, तो लेखक ने उन्हें मना कर दिया। दोपहर तक सुमति वापस आ गए। चूंकि तिडरी वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नक्शे से विदा लेकर चल दिए। अब वहां से क्या रास्ता था कि जो है वो ज्यादा दूर नहीं था, तो उन्होंने बोला कि चलो हम अब इनसे विदा लेते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। थोंडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका था। कारण क्या था? क्योंकि वो सुमति के फ्रेंड थे, सुमति वहां पे पहचान वाला था, इसलिए उनको अच्छी जगह मिली थी। तो यहाँ क्या, इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत के इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्रियों को भटकना पड़ता था। दूसरे तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छड़ पीकर मस्त हो जाते थे, तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे। तो ये आप लिखने के बाद यहाँ पर एक चीज ये भी ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पर वो अपने मित्र सुमति के साथ आए थे, जिसके कारण उन्हें वहां पर रहने के लिए अच्छी प्रबंध मिल गया था।
ये मेंशन कर देंगे आप इसको, और इस तरीके से होगा कि वहाँ के लोग क्या थे, शाम 6 बजे के बाद छड़ यानी जो है वहाँ की जो मदिरा पान होता है एक, वो पी के मस्त हो जाते थे, फिर कौन आ रहा है कौन जा रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं होता था। तो ये आप वहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार के का भय बना रहता था। एक कानून था हथियार का कानून, मतलब सब वहां पर हथियार रखते थे, तो यात्रियों को किस चीज का भय रहता था। उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून ना होने से यात्रियों को हमेशा अपनी जान का खतरा रहता था। मतलब जैसे हम लोग के यहाँ है कि हम लोग बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकते, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं था, वहां पर सब ही हथियार रख सकते थे। तो ऐसा जब कानून है तो कोई भी गुस्से में निकाल लेगा, कुछ कर लेगा, तो यात्रियों को एक डर रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों या लोगों को पहले मार देते थे, तब देखते थे कि उनके पास कुछ है भी या नहीं। इस तरह हमेशा जान जोखिम में रहती थी। तो क्या होता था भाई, सबके पास हथियार है, जैसे हम डंडा लाठी लेके चलते हैं ना, लोग वहाँ पर हथियार लेकर चलते हैं, क्योंकि भाई सुनसान इलाका है, और कब वहाँ, और वहाँ पे डाकू और बटमारों का तो एकदम भरमार है, एरिया सुनसान, तो हमेशा डर रहता था, इसलिए लोगों को वहाँ पर हथियार हमेशा रखते थे। अब दूसरी चीज आती थी डाकू। डाकू क्या होते थे, अबे उनको ये पता है कि सामने वाले के पास हथियार है, क्योंकि वहाँ पे सभी के पास हथियार होता है। तो अब यात्रियों को किस चीज का डर रहता था कि अबे उनके पास तो हथियार नहीं है, लेकिन डाकू ये समझ रहे हैं कि हथियार है, तो वो अपनी रक्षा के लिए पहले सामने वाले को मार देते थे। जब मार देते थे तब देखते थे कि कुछ लूटने के लिए है या नहीं। ऐसा होता है ना कि जब पहले हम किसी कोई लूटमाट करता है तो पहले हम छीनने, जो लुटेरे होते हैं वो पहले छीनने की कोशिश करते हैं, लूटने की कोशिश करते हैं, जब नहीं मिलता तब मारते हैं। लेकिन यहाँ सिचुएशन उल्टी थी, क्योंकि डाकुओं को खुद डर था कि अगर हमने लूटने की कोशिश करी और सामने वाले के पास हथियार है तो वो पहले हमको मार देगा। तो यहाँ पर वो क्या करते थे, डाकू पहले लोगों को मार देते थे और फिर देखते थे कि कुछ है कि नहीं। इसलिए जान का जोखिम हमेशा हर जगह पर यात्रियों को रहता था। लेकिन चूंकि हमारे जो यात्री, हमारे जो कवि लेखक जो राहुल सातकायन जी, वो तो भिखारी के वेश में थे, इसलिए उनको ये डर नहीं था। ये डाकू जानते हैं ये भिखारी आदमी के पास क्या मिलेगा, इसलिए उनको ये डर नहीं था। नेक्स्ट, लेखक लटकोर के मार्ग में अपने साथियों को किस कारण पिछड़ गया। ठीक है, इसके दो कारण थे। एक तो घोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, क्या था, साथियों से दो कारण। एक तो उनका घोड़ा सुस्त था, मतलब घोड़ा बहुत धीमे 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 चल रहा था। वह रास्ता भटक कर 1-1.5 मील गलत रास्ते पर चले गए थे, उससे वह वहां से वापस आना पड़ा। अब क्या हुआ कि वो लटकोर तो जाना चाह रहे थे और समय पर, अंधेरा होने से पहले पहुंचने, क्योंकि सुनसान इलाका था, ठंडा था एकदम, तो वो चाह रहे थे दिन दिन के उजाले में हम पार कर ले जाएं। लेकिन क्या हुआ, घोड़ा बहुत सुस्त था, ऑलरेडी हम धीरे धीरे चल रहे थे। फिर क्या होता है, वो रास्ता भटक जाते हैं। सुमति का घोड़ा आगे चला जाता है क्योंकि उनका घोड़ा फास्ट था, और इनका घोड़ा सुस्त होने के बाद ये पीछे पीछे आ रहे थे। और क्या होता है, इनको रास्ता पता नहीं चलता, सुमति को देख नहीं पाते, तो ये क्या होते हैं, ये दूसरी तरफ घूम जाते हैं, जहां से वो 1.5 मील आगे निकल जाते हैं। अब वहां से वो रास्ता पूछते हैं कि अरे वो रास्ता कहाँ है, तो उनको बताया जाता है वो तो 1.5 मील पीछे निकल गया। अब वो 1.5 मील आगे गए, 1.5 मील फिर पीछे आए, तो उसका मतलब 3 मील उनको एक्स्ट्रा चलना पड़ा, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा लटकोर पहुंचने में देर हो जाती है। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। एक बार रोक दिया था, दूसरी बार क्यों नहीं किया। लेखक जानता था शिकार विहार में सुमति के यजमान रहते हैं। सुमति उनके पास जाकर बोध गया के गंडों के नाम पर किसी भी कपड़े का गंदा देखकर दक्षिणा वसूल कर लेगा। इस काम में वे हफ्ता लगा देते, इसलिए मना कर दिया। तो अच्छा क्या था, जो सुमति थे वो भिक्षुक थे। अब उनके वहां बहुत सारे यजमान थे, यजमान मतलब वो जाके वहां से उनसे मांगते चीजों को, मतलब दक्षिणा लेकर आते। अब दक्षिणा वहां पे हर किसी के घर जाके दक्षिणा मांगना करना, तो इसमें वो बहुत ज्यादा टाइम लगा देते, हफ्तों लग जाता, तो इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। और बाद में वो क्या कहते हैं, मैं लिहाजा पहुंचकर तुमको पैसे दे दूंगा। भाई पैसों के लिए तो वो जा रहे थे यजमानों के पास में, तो वो इसलिए मना कर देते हैं कि ठीक है हम तुमको लिहाजा पहुंचकर पैसे दे देंगे। मगर दूसरी बार इसलिए मना नहीं करते क्योंकि उनकी यात्रा वहां तक हो चुकी थी।
अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो बहुत सारी परेशानियां आई, तो उन्हीं परेशानियों को आप चाहें तो यहाँ पॉइंट वाइज लिख सकते हैं या हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिखा हुआ है, देखिए, अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखन को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार वह भूलवश रास्ता भटक गए, दूसरी बार उन्हें बहुत तेज धूप के कारण परेशान होना पड़ा। मैंने आपको बताया ना, पहाड़ों में होने वाली धूप बहुत ही ज्यादा सख्त होती है। तो क्या हुआ, वो सुबह देर तक सोते रह गए और दोपहर में उन्होंने यात्रा शुरू करी तो उन्हें बहुत तेज धूप का सामना करना पड़ा। और एक बार उनका घोड़ा भटक गया था, वो 2-3 मील के रास्ते में था। इसके अलावा आप चाहें तो उन्हें रुकने के लिए अच्छा स्थान नहीं मिला था, ठीक ठाक स्थान मिला था, तो वो परेशानी आप बता सकते हो कि जब एक अच्छे इंसान बन के आए थे तो उन्हें उतना अच्छा नहीं मिला था, लेकिन जब वो भिखारी बन के आए तो उनको तब भी ठीक ठाक रहने का स्थान मिल गया था। फिर सुमति भी उनसे नाराज हो गया था जब वो लटकोर देर से पहुंचे थे, जब उनका घोड़ा भटक गया था। ये भी एक परेशानी में आप इसको गिना सकते हैं। तो इस तरीके से इन्हें आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। यानी कि जो सामने आपके सामने पूरा एक यात्रा वृत्तांत रखा गया, अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि वो समाज कैसा था। ये इस यात्रा वृत्तांत से पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां ना थी। ये तो स्टार्टिंग में ही बताया गया कि औरतें पर्दा नहीं करती थी। आप किसी के घर भी बड़े इजीली जा सकते थे, चाय मांग सकते थे। तो यहाँ पर छुआछूत भी नहीं था कि भाई तुम अछूत हो तो तुम घर के बाहर रहो, इस जाति के हो तो मेरे घर नहीं आना। तो ये चीज उस बात से, इस वक्तव्य से पूरी हो जाती कि छुआछूत नहीं था, जाति प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी। यहाँ पे महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर दे देती थी वहां पर। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर कोई भी किसी के घर में आ जा सकता था। मतलब हमने उसमें बताया था ना कि वो भिखमंगे बन के गए थे, तो इसलिए उन्हें लोगों के घर में जाने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि भिखमंगों से ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे घर में लूटपाट कर लें, इसलिए उनको जाने की परमिशन नहीं थी। इसके अलावा अगर कोई भी अपरिचित हो तो वो किसी के भी घर जाके वहां पर बोल सकता था कि आप हमें चाय बना के दीजिए। तो वहां घर में उपस्थित जो भी महिला होती थी वो चाय बना के उन लोग को पिला देती थी। पुरुष वर्ग शाम के समय छक पीकर मदहोश रहते थे। वे गंडों पर अगाध विश्वास रखते थे। समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। गंडे मतलब होते हैं जो रस्सी पे वो छोटे छोटे से झंडे लटका दिए जाते हैं ना, कलरफुल, वो लोग उस पे बहुत विश्वास रखते थे। तो वो उनको मतलब एक तरीके से अंधविश्वास भी बोलेंगे, अंधविश्वासी होते थे। और वहां का पुरुष वर्ग काम करने के बाद शाम को 6 बजे अच्छे से पी के, जो वहाँ की छड़ एक देसी दारू होती है, उसको पी के आराम से सो जाता था। जो भी धूम मस्ती करनी होती थी सो जाता था। 6 बजे के बाद पुरुष वर्ग को कोई काम नहीं होता था। तो ये आपकी वहां की परिस्थितियां जो आप हमें समझ में आई, हमने लिखी। अगर आप इसमें कुछ चीजें और ऐड ऑन करना चाहते हैं तो उनको बिल्कुल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ होगा? अब इसके इस तरीके के भी ऑप्शंस आपके पास आएंगे कि मैं पुस्तकों के भीतर था। अब ये एक वक्तव्य दिया है, इसका सही अर्थ क्या होगा? अब आपके सामने 4 विकल्प दिए गए। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया था, जो शेल्फ होती है उसके भीतर चला गया था, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही पुस्तकें थी, 5वां पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो अब इनमें से सही अर्थ क्या था? पहला वाला, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। मतलब हम बोलते हैं ना, जब हम किसी में रम जाते हैं, अब तो मैं पुस्तकों में जा रहा हूं। अब तुम बोलोगे अब तो मैं स्वप्न लोक में जा रहा हूं। तो यहां कहने सोने जा रहे हो तो क्या बोलोगे? स्वप्न लोक में जा रहा हूं। तो आप यहाँ पे एक चीज को ये सीधे से आपने नहीं बोला, आपने बोला मैं सोने जा रहा हूँ, बजाय आपने बोला मैं इंद्रलोक में जा रहा हूँ। तो उसका मतलब क्या हुआ? अब मैं सोने जा रहा हूँ। तो ये इसका सही अर्थ क्या है? मैं पूछ। इसी तरह कई वक्तव्य आए हैं, याद रखिएगा, आपको उन पे ध्यान रखना है, उन वक्तव्यों का सही अर्थ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण करते हैं? मतलब सुमति जिस जिस गांव में जा रहा था वहां उसके पहचान के लोग थे, यानी उसके यजमान थे, जहां से वो भिक्षा मांगता था।
तो इससे हम क्या बताएंगे कि वो बहुत मिलनसार था, अच्छा व्यक्ति था। तो जो भी आपकी विशेषताएं समझ में आती है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। सुमति के यजमान और परिचितों के हर गांव में मिलने से उसकी अनेक विशेषताओं का पता चलता है। ये विशेषताएं क्या थी? सुमति मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति थे जिनकी जान पहचान का दायरा विस्तृत था, मतलब वो बहुत सारे लोगों को जानते थे। इतनी इतनी दूर गांव थे लेकिन तब भी वो बहुत सारे हर गांव के लोगों को जानते थे। सुमति अपने यजमानों को बोध गया से लाए कपड़े के गंडक बनाकर दिया करते थे। बोध गया जहां पर भगवान बुद्ध को जो है दीक्षा प्राप्त हुई थी, तो वहां पे जो है वहां से कपड़ा लाए थे तो उसके छोटे छोटे झंडे बनाकर लोगों को बांटा करते थे और उनसे दक्षिणा लेते थे, गंडक बना के दे देते थे और उनसे पैसे लेते थे, क्योंकि लोग वहां पे बुद्ध जी को बहुत मानते हैं। सुमति लोगों की आस्था का अनुचित लाभ उठाते थे, मतलब वो आस्था है तो इसलिए किसी भी कपड़े को लाके नहीं ऐसा कर देते थे। पर इसकी खबर लोगों को नहीं लगने देते थे, मतलब हम अनुचित लाभ उठा रहे हैं, पैसे कमाने का जरिया था भाई, कपड़ा लाओ, बांटो, चिट बनाओ, पैसे लो, तो ये अनुचित लाभ उठा रहे थे। उनकी आस्था का किस पे आस्था थी? उनकी भगवान बुद्ध पे। तो इस आस्था का जब वो गलत लाभ उठा रहे थे, मगर लोगों को इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था। वे बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते थे। तो क्या थे? सुमति जो है वो बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से मानते थे, कि मतलब उनके लिए बौद्ध धर्म, क्योंकि वो बौद्ध भिक्षु थे वो, तो इस तरीके से उनकी विशेषताएं हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और साथ में ये भी लिख सकते हैं कि वो हमारे लेखक राहुल सातकायन जी के अच्छे कवि थे, उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया, यात्रा में उनका गाइड बन के उनके साथ रहे। ये सब चीजें भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल रखना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार आचार व्यवचार हमारे यानी कि लेखक के आचार व्यवचार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ में यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब है कि उनका जो वेशभूषा थी, हमारा माइंड ऑफ सेट कैसा रहता है किसी व्यक्ति को देख के, तो यहाँ के दिया ये बात सच है कि हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते, मतलब हम किससे बात कर रहे हैं ये हम दूसरे का अटायर देखकर पहचानते हैं कि दूसरे ने कैसा पहना हुआ। अगर उसने बड़े अच्छे टिप टॉप कपड़े पहने तो हम समझेंगे बड़ा सभ्य आदमी, अगर उसने नॉर्मल समझा है तो बोलेंगे हम साधारण व्यक्ति। अगर हम उसने कुछ फटे पुराने से कपड़े पहने तो हम क्या बोलेंगे कि वो भिखमंगा या गरीब व्यक्ति है। तो इस तरीके से हम समझेंगे। तो ये हमारी सोच उसके कपड़ों को देखकर तय हो जाती है। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसको धुतकार देते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उससे यह अपेक्षा नहीं की कि शिकार विहार में भिक्षु उनसे समान प्रोपन अपनाएंगे, मतलब उनको सम्माननीय तरीके से अपनाएंगे। भिक्षुक थे तो इसलिए उन्हें कोई भी अच्छे तरीके से नहीं अपनाएगा। मेरे विचार में वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। किसी की वेशभूषा, अब आपकी सोच पूछी गई है कि आप कैसे हैं, तो यहाँ पर क्या था कि ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं, पुछुआ होते हैं। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है, उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान करते हैं। तो क्या बात है कि हम पे जब जो व्यवहार, हम किसी को सबसे पहला हमारा क्या होता है, किसी की वेशभूषा देखकर ही हम माइंडसेट कर लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा होगा, हमें जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि बौद्ध भिक्षु जो हैं वो बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहनते, लेकिन तब भी वो बहुत ही ज्ञानी होते हैं। तो ये 2 पैरा में लिखना है कि कवि जो है वो पाठ के अंदर कैसा बताया गया और आप क्या सोचते हैं। तो अब हम आ जाते हैं हमारे पाठ के आखिरी क्वेश्चन पे। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्रण प्रस्तुत करें। वहां की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न। तो आप जहां भी रहते हैं वहां से भिन्नता करनी है आपको, कहां पर, जो भौगोलिक स्थिति यहाँ जहां की है, यानी कि तिब्बत की जहां ल्हासा है, तो वहां की सबसे पहले भौगोलिक स्थिति बताएंगे, फिर नेक्स्ट पैरा में हम उसका अंतर बताएंगे। क्या दिया, यात्रा वृत्तांत में ज्ञात होता है कि तिब्बत भारत और नेपाल से लगता हुआ देश है, जहां कुछ समय तक आने जाने का प्रतिबंध था। यह स्थान समुद्र तल से काफी ऊंचा है। यहाँ 17-18 हजार फीट ऊंचे डांडे हैं, जो खतरनाक जगह हैं। डांडे मतलब पतले पतले जो रास्ते होते हैं चलने के लिए।
जगहें। ये डांडे नदियों के मोड़ और पहाड़ियों की चोटनी के कारण बहुत ऊंचे नीचे हैं। यहाँ एक और हजारों बर्फ के ढके श्वेत शिखर हैं तो दूसरी ओर बीटे हैं। यानी कि एक तरफ जो है वो पूरी तरह पहाड़ों सफेद बर्फ से ढके पहाड़ है तो दूसरी तरफ बंजर पहाड़ है, मतलब बिल्कुल वहां पे ना हरियाली है ना बर्फ है, जिन पर बहुत कम बर्फ रहती है। यहाँ विशाल मैदान भी है जो पहाड़ों से घिरे हैं। यहाँ के विचित्र जलवायु में सूर्य की ओर मुंह करके चलने पर माथा जलता है, जबकि कंधा और पीठ बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं। यह स्थिति हमारे राज्य और शहर से पूरी तरह भिन्न है। तो अगर आप समतल एरिया में रहते हैं या कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, तो आप सिमिलर ये चीज़ को भी बता सकते हैं कि हमारे शहर से ये पूरी तरह भिन्न है। या जैसे आप मसूरी या देहरादून जगह पर रहते हैं तो कहेंगे हमारे जगह से थोड़ी सी भिन्न है, क्योंकि हम भी पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं तो वो और क्या कहते हैं लिहाजा तिब्बत भी जो है वो पहाड़ी इलाका ही है, मगर वो बहुत ही जो है दुर्गम रास्ते हैं वहाँ पे। लेकिन मसूरी और देहरादून जैसी जगहों पे क्या रहता है, थोड़े इजी और मौसम इतना सख्त नहीं रहता है। तो ये आप भिन्नताएं प्रकट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से बोल रही हूँ, चैप्टर को 2-3 बार अच्छे से रीड करेंगे, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप जगहों के नाम को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये प्रश्न उत्तर आपने देखे बहुत अच्छे से, और आगे हम आपके लिए और भी नए पाठ लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, बाय।